ये कहानी है जुर्म की, सियासत की और एक ऐसे खौफनाक अंत की जिसने सबको चौंका दिया। ये कहानी दिखाती है कि कैसे डर से बनाया गया एक पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। चलिए इस पूरी दास्तान को समझते हैं। तारीख थी 15 अप्रैल 2023। रात के करीब 10 बज रहे थे। जगह प्रयागराज का कॉलविन अस्पताल। दो भाइयों को जो कैदी थे मेडिकल जांच के लिए लाया गया था। माहौल में ना एक अजीब सी खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो बहुत जल्द टूटने वाली थी। और फिर सिर्फ 9 सेकंड के अंदर गोलियों की तड़तड़ाहट ने पूरे देश को सन्न कर दिया। लाइव टीवी पर कैमरों के सामने पुलिस के घेरे में भारत के सबसे कुख्यात माफियाओं में से एक का 4 दशकों का राज हमेशा के लिए खत्म हो गया। ठीक इससे पहले एक पत्रकार ने उससे पूछा था कि क्या वो अपने बेटे असद के जनाजे में जा पाया, और उसने बस इतना ही कहा, नहीं ले गए तो नहीं गए। ये अतीक अहमद के आखिरी शब्द थे। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? आखिर एक मामूली तांगे वाले का बेटा इलाहाबाद का बेताज बादशाह बना कैसे? ये कहानी हमें ले चलती है 1979 में, प्रयागराज के चकिया इलाके में। घर में गरीबी थी, पर अतीक के सपने बहुत बड़े थे। पढ़ाई लिखाई में तो खैर मन लगा नहीं, तो 17 साल की उम्र में 10वीं में फेल होने के बाद उसने जुर्म की दुनिया में कदम रख दिया। शुरुआत की मालगाड़ियों से कोयला चुराने से, और देखते ही देखते ये सफ़र मर्डर तक जा पहुंचा। उसे एक बात बहुत जल्दी समझ आ गई थी कि डर पैदा करो तो ताकत और पैसा दोनों मिलेंगे। इसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो इलाहाबाद के उस वक्त के डॉन चांद बाबा का सबसे खास शूटर बन गया। लेकिन अतीक की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। जब सियासत में उतरने का मौका आया और चांद बाबा रास्ते का रोड़ा बना, तो उसने अपने ही गुरु को दिन दहाड़े मार डाला और उसी चुनाव में जीतकर विधायक बन गया। और दिलचस्प बात यह है कि मुलायम सिंह यादव जैसे दिग्गज नेता ने अतीक की फितरत को बहुत पहले ही भांप लिया था। उन्होंने चांद बाबा को चेताया भी था, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। अब विधायक की कुर्सी ने अतीक को एक तरह से कानूनी कवच दे दिया। अब वो सिर्फ एक माफिया नहीं था, वो एक माननीय नेता था। और इसी सियासत की आड़ में उसका जुर्म का साम्राज्य और तेजी से फैलने लगा। भारतीय राजनीति में ऐसे लोगों के लिए एक खास शब्द है, बाहुबली। मतलब एक ऐसा शख्स जो जुर्म और सियासत के बीच की पतली सी लाइन पर चलता है। और अतीक अहमद इस शब्द का शायद सबसे बड़ा उदाहरण था। सत्ता का नशा उस पर ऐसा चढ़ा कि 1995 में उसने लखनऊ गेस्ट हाउस पर हमला करवा दिया। अंदर बीएसपी प्रमुख मायावती अपने विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थीं। ये घटना दिखाती है कि लोकतंत्र और कानून की उसकी नज़रों में कोई इज्जत नहीं थी। जरा इन आंकड़ों पर गौर करिए, इनसे उसके खौफ का अंदाजा लगेगा। 120 से ज्यादा शार्प शूटर्स की एक प्राइवेट आर्मी। मायावती के राज में एक ही दिन में उस पर 113 केस दर्ज हुए थे, और इन सब के बावजूद वो आदमी 5 बार विधायक चुना गया। कहते हैं ना, हर उदय का अस्त होता है। अतीक के साम्राज्य का पतन भी हुआ, और इसकी वजह बनी उसकी एक गलती, एक ऐसी गलती जो उसने अपने गुरूर में की थी। हुआ ये कि 2004 में वो सांसद बन गया। उसकी विधायक की सीट खाली हुई तो उस पर अपने भाई को लड़ाया, लेकिन भाई चुनाव हार गया। ये हार अतीक को बर्दाश्त नहीं हुई। उसे लगा कि ये जनता ने सीधे सीधे उसकी सत्ता को चुनौती दी है, और इसी गुस्से में उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उसकी बर्बादी की पूरी कहानी लिख दी। ये कोई मामूली मर्डर नहीं था। 25 जनवरी 2005 को बीच सड़क पर दिन दहाड़े राजूपाल की गाड़ी को घेरकर उस पर AK-47 से 19 गोलियां दागी गईं। इसी हत्याकांड ने एक गवाह को जन्म दिया, उमेश पाल। एक ऐसा नाम जो अगले 18 सालों तक अतीक के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बना रहा। राजूपाल की हत्या के बाद सियासत का पहिया घूम गया। जैसे ही राजनीतिक संरक्षण का हाथ सिर से हटा, अतीक के साम्राज्य को जड़ से उखाड़ने का काम शुरू हो गया। सत्ता बदलते ही सब कुछ बदल गया। समाजवादी पार्टी के राज में जो सुरक्षा मिलती थी, अब वो खत्म हो गई। फिर चाहे बसपा का शासन हो या बीजेपी का, अतीक के बुरे दिन शुरू हो चुके थे। और फिर 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, जिसका इरादा बिल्कुल साफ था, माफिया के लिए जीरो टॉलरेंस। विधानसभा में मुख्यमंत्री की इस एक लाइन ने उत्तर प्रदेश के हर माफिया के दिल में खौफ पैदा कर दिया था।
अंत बहुत तेजी से आया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर उसे गुजरात की साबरमती जेल भेज दिया गया। लेकिन उसका घमंड वो कम नहीं हुआ। उसने जेल के अंदर से ही उमेश पाल के मर्डर का प्लान बनाया और उसे अंजाम भी दिया। इसके बाद पुलिस ने उसके पूरे गैंग पर ऐसा शिकंजा कसा कि कुछ ही हफ्तों में उसके बेटे असद का एनकाउंटर हो गया और फिर उसका भी वही अंत हुआ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अतीक की मौत अपने पीछे कई ऐसे सवाल छोड़ गई है जिनके जवाब शायद हमें कभी ना मिले। जरा सोचिए, 3 शूटर, सिर्फ 9 सेकंड, 18 राउंड फायरिंग और 2 भाइयों की ऑन कैमरा मौत। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। पुलिस को दिए बयान में तीनों शूटरों ने यही कहा कि वो बड़ा डॉन बनना चाहते थे, इसलिए अतीक को मारा। लेकिन क्या वाकई 3 नौसिखिए लड़के इतनी बड़ी, इतनी प्लानिंग वाली वारदात को अकेले अंजाम दे सकते थे, या उनके पीछे कोई और था? और यही सबसे बड़ा सवाल है। ऐसा कहा जाता है कि मरने से कुछ समय पहले अतीक ने धमकी दी थी कि वो कई बड़े राजनेताओं, बिल्डरों और अधिकारियों के राज खोल देगा। तो क्या उसे हमेशा के लिए खामोश करा दिया गया ताकि वो राज हमेशा के लिए दफन हो जाए? मामला यही नहीं रुकता। जांच एजेंसियों की चार्जशीट में तो पाकिस्तान की आईएसआई और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से कनेक्शन के भी दावे हैं। बातें ये भी हैं कि जो हथियार इस्तेमाल हुए वो ड्रोन के जरिए बॉर्डर पार से आए थे। तो सवाल ये उठता है कि क्या अतीक का अंत सिर्फ एक गैंग वॉर था, या इसके पीछे देश की सुरक्षा से जुड़े कुछ इतने गहरे और खतरनाक राज थे जिन्हें दबाने के लिए उसे ही रास्ते से हटाना जरूरी था? ये वो सवाल हैं जो आज भी जवाब तलाश रहे हैं।